पढ़े लिखे नेता नहीं आने चाहिए अपने देश में? कौन पढ़े लिखे नेता हैं? राहुल गांधी जी। ठीक है भाई, अगर स्टोव पे कोयला जलाया जाता है तो पढ़े लिखे नेता हमें स्वीकार नहीं है। अगर भाई साहब खेतों में टाइलें बिछाए जाते हैं, हमें पढ़े लिखे नेता स्वीकार नहीं है। आटा लीटर में नापा जाता है तो हमें ऐसे पढ़े लिखे नेता स्वीकार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ऐसे सांसद माननीय होते हैं तो ऐसे माननीय भाई साहब हमें स्वीकार नहीं है। भैया लोहे को कौन काटता है? लोहा। जहर को कौन मारता है? तो मोदी जी को कौन हराएगा? खुद मोदी। मोदी को सिर्फ मोदी हरा सकते हैं, और मोदी बनने के लिए चाय बेचनी पड़ेगी, पहाड़ों पर तप करना पड़ेगा, अपने परिवार को पूरी तरह छोड़ देना पड़ेगा देश के लिए। अगर 68,000 रुपए की टी शर्ट पहन करके कोई आदमी कहे कि मैं देश की जनता के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, अगर अपनी सो कॉल्ड अंग्रेजी बोल करके कोई कहे कि मैं इस देश की जनता के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपने पार्टी को खुद नहीं संभाल पाया, वो अगर कहे कि मैं इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपनी गठबंधन को नहीं संभाल पाया वो कहे कि मैं इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपनी सीट शेयरिंग को नहीं संभाल पाया वो कहे इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, तो भाई साहब ऐसा कनेक्शन तो नोकिया ने भी नहीं दिया हमें। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो है कनेक्ट करते हैं पूरे इंडिया को, बाकी सब प्रधानमंत्री नहीं कनेक्ट करते थे। आपकी कितनी एज है? मेरी 20 साल है। और राजनीति को कब से जानते हो? हम बस 1 साल से ही जानते। तुम 1 साल से मोदी जी को पहचान गए हो? शुक्र है आपने 70 साल में जन्म नहीं लिया। हाँ। तो आपको राजनीति का मतलब समझ आता कि तानाशाही क्या होती है। बैलेट पेपर के डब्बों को लूट लिया जाता है। जो जिस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता था उसको मार दिया जाता था। जहाँ पर भी उनकी पार्टी के खिलाफ बोला जाएगा, जहाँ भी उनकी पार्टी के खिलाफ किसी एमएलए के खिलाफ बोला जाएगा, उनको मार दिया जाता था। 70 सालों में यही होता था मैडम। लोकतंत्र की हत्या ये कहलाती है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कहलाती है कि आम जनता आज खड़ी होकर मोदी जी के लिए अच्छा बोल रही है। आप घर पे बैठे बैठे चिढ़ रहे हो, आप विपक्ष में बैठे हुए हो। आप सिर्फ इतना बताओ, आपने दिन रात प्लानिंग करी कि मैं मोदी को हराना है हमने कैसे भी करके। इनकी यही प्लानिंग चल रही है। आज एक आम नागरिक का उनके लिए बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़ी बात जो उनके माता पिता भी कहते आए होंगे विपक्ष की सभी पार्टियों के, भैया लोहे को कौन काटता है? लोहा। जहर को कौन मारता है? जहर। तो मोदी जी को कौन हराएगा? खुद मोदी। विपक्ष के अंदर मोदी पैदा करो, विपक्ष के अंदर ऐसा इंसान पैदा करो जो मोदी के जितना विकास करे। विपक्ष के अंदर ऐसा इंसान पैदा करो जो मोदी जितना अपने आप को लोगों के दिलों में भगवान का रूप दे। तो किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। अरे भैया किसी को मल्लिका खड़गे अर्जुन में तो नाम भी नहीं लिया जाता। उसके अंदर राक्षस नजर आता है या देव नजर आता है? राक्षस। मैडम उसका बोलने का तरीका तो देखो, उसके भाषण तो ऐसे लगते हैं जब दादाजी 80 साल के हो जाते हैं और कहते हैं बेटा बाहर मत जा, वो जब आवाज चुपती है ऐसा लगता है वो बोलता हुआ। तो आप मैडम किसका मुकाबला किससे कर रहे हो? फिलहाल आप सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो मैडम कि मोदी को सिर्फ मोदी हरा सकते हैं, और मोदी बनने के लिए चाय बेचनी पड़ेगी, पहाड़ों पर तप करना पड़ेगा, अपने परिवार को पूरी तरह छोड़ देना पड़ेगा देश के लिए। और दूसरी बात मैडम, जो आज मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। खाना यहाँ, पीना यहाँ, बीमा यहाँ लेना, पॉलिसीज यहाँ लेनी, माँ बाप की पेंशन यहाँ लेनी है, लेकिन बोलना किसके लिए? विपक्ष के लिए, ताकि हम किसी भी तरह मोदी जी को हटाएं। मैडम ये आम जनता की आवाज़ और इन लोगों के बीच में, सारे भाइयों के बीच में एक ही मेरी बात रहेगी कि मोदी को हराने वाला 2024 में एक ही इंसान है, वो है सिर्फ खुद मोदी। मोदी जैसा बनो और मोदी जी को बिल्कुल हराओ, नहीं तो कोई षड्यंत्र काम नहीं आना। आपकी जमानतें हर जगह जब्त होनी। अच्छा एक सेकंड, अभी आप पे वापस आते हैं। इनके कहने का मतलब है कि सारा जो है देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब चाय बेचना स्टार्ट कर दे। यही तो समस्या है मीडिया की। अगर हम सही भी बोलते हैं तो उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने अभी खड़े होकर के बोला कि शिक्षा के साथ साथ अगर वो अपने घर के काम सीखेंगे तो क्या समस्या है, इस देश को आगे बढ़ाएंगे तो क्या समस्या है। आपने सिर्फ चाय पकड़ी, शिक्षा पकड़ाई नहीं। अब सुनिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी लोकतंत्र की हत्या की बात चल रही है, डिक्टेटरशिप की बात चल रही है ना। तो मैं आपको डिक्टेटरशिप बताता हूँ एक एक राज्य का। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ करता था? जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था तब वो असली डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, तब हकीकत में लोकतंत्र की होती थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई टेररिस्ट ग्रुप घुस करके आए दिन बम फोड़ते थे, तब वहां पे लोकतंत्र की हत्या होती थी। पंजाब में खालिस्तान की मांग होती थी, तब लोकतंत्र की हत्या होती थी। हिमाचल प्रदेश में हमेशा बम फटता था, तब लोकतंत्र की हत्या होती थी। और उसके बाद उत्तराखंड में आए दिन जमीनों पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता था और मजार बना देती थी, तब लोकतंत्र की
होती थी। जिस दिल्ली में कनॉट प्लेस में हम खड़े हैं वहां पर किसी भी समय बम फाड़ दिया जाता था और सरदारों को, सिखों को पकड़ पकड़ के उनका गला काटा गया, तब लोकतंत्र की हुई। बिहार में लाल सलाम का झंडा सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग आकर के फहरा दिया करते थे, तब लोकतंत्र की हुई। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चला करता था और वहां पे सैफई महोत्सव हुआ करता था करोड़ों रुपए का, तब लोकतंत्र की होती थी। यह सब कुछ लोकतंत्र की थी मैडम। और आज के समय की लोकतंत्र की कुछ इस प्रकार से है कि आपको कई तरीके के एम्स खुलते हुए दिख रहे हैं, कई तरीके की यूनिवर्सिटीज खुलती हुई दिख रही है। आप अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है जो सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण कर रहा है। यह अगर लोकतंत्र की है तो स्वागत है ऐसे लोकतंत्र की। और सुनिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कानून आ रहे हैं, हिंदुओं को संरक्षित किया जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र की है तो हमें ऐसे लोकतंत्र के स्वीकार है। और आगे सुनिए, मुसलमानों को घर दिया जा रहा है, ठीक है, मुसलमानों के लिए जितनी भी उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हो सकती है वो दिया जा रहा है, हर घर में शौचालय खड़ा किया जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र की होती है तो स्वागत है ऐसे लोकतंत्र की। और सुनिए, खुलेआम एक सो कॉल्ड अपने आप को एजुकेटेड नेता बताने वाला आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान तक पैदल चल रहा है, और वो पैदल चल चल के प्रति दूसरे दिन नरेंद्र मोदी को गाली देता है। अगर ये लोकतंत्र की हत्या है तो हमें स्वागत है, हम ऐसे लोकतंत्र की हत्या का स्वागत करते हैं कि हर कोई अपनी जुबान खोल सकता है। कम से कम राहुल गांधी जी पूरा इंडिया नाप तो रहे हैं, मोदी जी नाप पाएंगे? मोदी जी नाप पाएंगे? अब आगे सुनिए, मोदी जी जो है ना पूरा विदेश नाप चुके हैं, ठीक है? वो पैदल चल रहे हैं। सुनिए, डॉक्टर एस जयशंकर का नाम सुनिए आप, सुन लीजिए सर एक मिनट, डॉक्टर एस जयशंकर का नाम सुनिए आप। अब विदेश ना उनके आगे ना नतमस्तक होता है। इजराइल का अगर फिलिस्तीन के साथ युद्ध होता है ना तो सबसे पहले फोन मोदी के पास आता है। अगर रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध होता है तो सबसे पहले फोन मोदी के पास आता है। अगर किसी भी देश में कोई घटना होती है तो सबसे पहले फोन मोदी के पास आता है। यूक्रेन में अगर बच्चे फंसते हैं तो सबसे पहले फोन मोदी के पास आता है। अगर देखिए, विदेश ऐसे नापा जाता है। अगर 68,000 रुपए की टी शर्ट पहन करके कोई आदमी कहे कि मैं देश की जनता के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, अगर अपनी सो कॉल्ड अंग्रेजी बोल करके कोई कहे कि मैं इस देश की जनता के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपने पार्टी को खुद नहीं संभाल पाया, वो अगर कहे कि मैं इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपनी गठबंधन को नहीं संभाल पाया वो कहे कि मैं इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, जो अपनी सीट शेयरिंग को नहीं संभाल पाया वो कहे इस देश को कनेक्ट कर रहा हूं, तो भाई साहब ऐसा कनेक्शन तो नोकिया ने भी नहीं दिया हमें। अच्छा। मैं सही बता रहा हूं, इतना वर्स्ट कनेक्शन की इस देश की जनता को जरूरत नहीं है। और भाई अगर तुझे कनेक्ट करना है ना तो बहुत जरूरी है कि राय बरेली बचा ले, तेरी मम्मी के हाथ से खिसक रहा है। बहुत जरूरी है कि अमेठी बचा ले कि तेरे खुद के हाथ से खिसक रहा है। बहुत जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सीट बचा लियो, क्या पता नरेंद्र मोदी जी वहां से लड़के वो भी जीत जाए। पढ़े लिखे नेता नहीं आने चाहिए अपने देश में? कौन पढ़े लिखे नेता है? राहुल गांधी जी। ठीक है भाई, अगर स्टोव पे कोयला जलाया जाता है तो पढ़े लिखे नेता हमें स्वीकार नहीं है। अगर भाई साहब खेतों में टाइलें बिछाए जाते हैं हमें पढ़े लिखे नेता स्वीकार नहीं है। सांसद जी को आप ऐसे आटा लीटर में नापा जाता है तो हमें ऐसे पढ़े लिखे नेता स्वीकार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ऐसे सांसद माननीय होते हैं तो ऐसे माननीय भाई साहब हमें स्वीकार नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी अब जो है तानाशाही दिखा रहे हैं देश में? किस चीज में तानाशाही? अरे भाई, जिसके मन किया घर भेज देते हैं ईडी। कभी केजरीवाल जी के घर भेज दिए ईडी, अभी संजय सिंह जो है जेल में भेजवा दिए, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। बताइए, जब मन कर रहा है किसी को जेल में भेज दे रहे हैं, जब मन कर रहा है किसी को छुड़वा ले रहे हैं। ये तो तानाशाही हुई ना। मैडम एक बात का जवाब दीजिए, चोरी करोगे, डाके डालोगे, देश की संपत्ति लूटोगे, देश की जनता के जो भी पैसा हक का होता है वो लूटोगे, तो ईडी नहीं क्या संत महाराज जी, मंदिर से संत महाराज जी आएंगे? ईडी तो आएगी मैडम। अगर आप चोरी करोगे, डाका डालोगे तो आप क्या कामना करते हो? कोई संत घर में आएगा? पुलिस भी आएगी और ईडी भी आएगी। तो कह तो रहे हैं कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के इशारों पे नाच रही है। देखिए मैडम, सरकारें जिनकी होती हैं, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, मोदी जी में गुजरात में गोदारा कांड के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे कि भाई मोदी जी उसके गोदारा कांड करवाने के मुजरिम हैं। तो मोदी जी पाक साहब कोर्ट से साफ होके आए हैं, बकायदा उन्होंने लड़ाई लड़ी है अपने हक की कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त सेंटर के अंदर, तो भैया कांग्रेस की सरकार ने क्यों मोदी जी के घर ईडी नहीं भेजी? अगर मोदी जी चोर होते तो ही तो ईडी जाएगी। जब मोदी जी पाक साहब थे तो कांग्रेस की सरकार के अंदर वो 15 साल सीएम बन के रहे हैं गुजरात के अंदर, तो 13 साल गुजरात में सीएम बन के रहे हैं, तो क्या पता कांग्रेस ईडी वहां भेजती ना, क्यों नहीं भेजी? अगर ईडी सरकारों के हाथों में ही होती है तो कांग्रेस सरकार ने मोदी जी के वहां पर क्यों नहीं भेजी ईडी? वो तो हिमंत बिस्वा शर्मा जब
कांग्रेस में थे तो 3-4 केस जो है उन पे ठोका गया था, तब जो है इन्वेस्टिगेशन चलने वाला था, लेकिन भाजपा में आ गए तो अब एकदम सुरक्षित है। एक बार भी सीबीआई और ईडी जो है उनके पास तो नहीं गई। मैडम हमारे भगवानों के टाइम से राजनीति होती आ रही है, और राजनीति का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। क्या 70 साल कांग्रेस ने कोई भी राजनीति नहीं करी? जो 70 साल उन्होंने राज किया देश के ऊपर, ब्लास्ट भी होते रहे, लोगों के हितों की चोरियां भी होती रही, स्कैम्स भी होते रहे, आंदोलन भी होते रहे, घोटाले भी, हर चीज होती रही, और वो सीटों पर जमे रहे। तो क्या राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद का कोई मतलब नहीं है? हमारे भगवानों के टाइम से भी जब अमृत मंथन होना था तो राक्षसों ने और देवों ने मिलकर ही अमृत निकाला था। तो राजनीति के अंदर मैडम साम दाम दंड भेद का मतलब ये होता है कि राजनीति में तोड़ो और जोड़ो। राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अच्छे की राह पर चलो। भले ही आपकी मैडम, जब शबरी ने बेर जूठे करके राम जी को खिलाए थे तो एक दलित के हाथ से श्री राम ने बेर खाए थे, तो वो दलित भी अपने आप को राम की उसमें जाति में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब उसने भी अपने आप को मोदी जी को राम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी को राम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देश के 100 करोड़ युवा, देश के 100 करोड़ में जो जनता में इंसान लोग आते हैं, वो मोदी जी को भगवान कह रहे हैं। और मोदी जी अब भगवान बन गए। बिल्कुल बन गए। जब श्री राम आए थे इंसानी रूप में, तब भगवान थोड़ी थे, वो भी लोगों ने उन्हें भगवान माना। जब साईं बाबा आए थे तो उनके खिलाफ कितने लोग थे, लेकिन जब वो साईं बाबा धीरे धीरे लोगों के विकास के लिए सब कुछ करने लगे तो लोगों ने उनको भी भगवान समझा। कि जो मोदी जी का खिलाफ जो है खिलाफ बोलता है, या फिर जो मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, उसको सीधा जेल के अंदर भिजवा देते हैं। मैडम मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले को तो आज कुछ भी नहीं कहा जा रहा। कांग्रेस के टाइम पे नहीं तो छोड़ दो, आप बंगाल का हाल देख लो। अच्छा, ममता बनर्जी के खिलाफ बोल के दिखा दो, अपना घर भी जलवा लो, अपने बच्ची के भी करवा लो, और लोगों के जो उनके हस्बैंड हैं, जो उनके जेंट्स हैं, युवा हैं, उनको गायब भी करवा लो। मोदी जी तो बेचारे चुपचाप गाली भी सुन लेते हैं और देश को बीमा पॉलिसी भी देते हैं और देश का विकास भी कर रहे हैं। इतना चुपचाप गाली सुन रहे हैं कि जो है ईडी तो ईडी, सीबीआई तो सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को भी जो है अपने मुट्ठी में बंद करके रखे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में बंद किया हुआ है। पिछली बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आई थी, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में थी, हमने अपने आप को हरवा दिया। दिल्ली में 3 बार से सीएम बनते आ रहे हैं केजरीवाल, हम 3 बार हारे हैं बीजेपी वाले, तो इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में ही है। हिमाचल के अंदर बाहर के आए हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में। मैडम सीधी सीधी पॉलिसी है, जहां पर आप लोग जीत जाओगे वहां आप कहोगे जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, और जहां आप हार जाओगे ईवीएम को दोष दोगे और बीजेपी को दोष दोगे। क्या तो रहे हैं कि ईवीएम वगैरह पकड़ी जाती हैं, तब कहां मुंह छुपाते भागते हैं मोदी जी। ईवीएम से बड़ी चीज पकड़ी जाती है 2G घोटाला, 3G घोटाला, जो घोटाले हुए, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, उनके बारे में क्यों नहीं बोला गया? आज कहते हैं ईवीएम मशीन पकड़ी गई है, इतनी छोटी सी ईवीएम मशीन तो इनको दिख रही है, लेकिन जो घोटाले होते आए हैं बैलेट पेपर पर, वो नहीं दिखे आज तक कभी भी। अगर ईवीएम में मैडम गड़बड़ होती तो शायद मोदी पूरा भारत संतरे कलर में, भगवा रंग में रंग देते कि नहीं रंग देते? हर स्टेट में सीएम मोदी जी का होता कि नहीं होता? यही तो चूक हो जा रहा है ना। बिल्कुल मैडम, ये चूक नहीं हो रही है। ये विपक्ष के बाद ज्यादा ज्ञान दिखाया जा रहा है। अच्छा, जितना चंडीगढ़ में क्या हुआ है अभी? क्या हुआ मैडम? चंडीगढ़ के अंदर जो भी आसाम दाम दंड भेद राजनीति है, तोड़ो और मड़ो और बनाओ, बस। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है मैडम। लोकतंत्र की हत्या जब होती है जब किसी बच्ची का बलात्कार होता है और आवाज नहीं उठती है। अच्छा। लोकतंत्र की हत्या जब होती है जब बम ब्लास्ट होते थे 2014 से पहले और आवाज नहीं उठती थी। लोकतंत्र की हत्या जब होती थी जब घोटाले कर करके लोगों के हिस्से के पैसे खा लिए जाते थे, माँ बाप की पेंशन नहीं आती थी अकाउंटों में। ये लोकतंत्र की हत्या होती है मैडम। लोकतंत्र की हत्या ये थोड़ी होती है भैया तोड़ मोड़ लिए, विपक्ष के 25 MLA तोड़ के राजनीति बना ली। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जनता ने अगर वोट दिया है, MLA विपक्ष का बना है चाहे पक्ष का बना है, राजनीति के अंदर मैडम वो तोड़ मोड़ के ही सरकार बनाई जाती है। वो आज का नहीं है, 70 साल से चलता आ रहा है और ये रहेगा। राजनीति को हम बदल नहीं सकते, राजनीति को बदल नहीं सकते। रुकिएगा, आप पे वापस आएंगे। दूसरों से पूछते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? नीतीश ठाकुर। नीतीश ठाकुर जी, अभी ये बोल रहे हैं कि तानाशाही नहीं चल रही है देश में, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, तानाशाही अगर आप ये शब्द कहती हैं हाँ। तो मुझे सबसे पहले जो एक नाम याद आता है, वो नाम मेरे सबसे पहले दिमाग में आता है इंदिरा गांधी जी का। हाँ। ठीक है, तानाशाही उस समय में थी कि 9 राज्यों में उन्होंने सरकार को बर्खास्त करवा दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, वो भी 1 दिन के अंदर अंदर। तानाशाही उस समय में थी जब लोगों को पकड़ पकड़ करके उनकी नसबंदी करवाई जाती थी। तानाशाही उस समय में थी जब न्यूज रूम में बैठ करके सो कॉल्ड पत्रकार रविश कुमार जी डिसाइड किया करते थे कि कौन कौन सा मंत्रालय लेगा। तानाशाही उस समय में थी जब सरकार अपने हिसाब से चलाया करती थी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तानाशाही उस समय में थी जब खुलेआम इंदिरा गांधी जी ना पार्टियों से ना MLA चुन के अपने पास खरीद लेती थी और ओपन कैमरे में ओपन मंच पे इन सारी चीजों को स्वीकार करती थी। ये सारी चीजें तानाशाही होती है। और सुनिए, और मैं भूल गया एक तानाशाही की चीज आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तानाशाही वो थी मैडम जब बकरी बांधने वाले महात्मा गांधी ने, जब नेहरू गांधी के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा था और पटेल को, श्री सरदार पटेल को
14 वोट पड़े थे और उनको ही पीएम बनना था। एक बकरी बांधने वाले महात्मा गांधी ने नेहरू प्रेम में, पुत्र प्रेम में या बेटा जो भी मानते थे उनको, उस प्रेम में उन्होंने जो उनको पीएम बना दिया। ये सबसे बड़ी तानाशाही थी, वहीं से शुरुआत तानाशाही की हुई थी। महात्मा गांधी को आप तानाशाह बोल रहे हैं? बिल्कुल बकरी बांधने वाला तानाशाह मैडम, महात्मा गांधी को बकरी बांधने वाला तानाशाह बोल रहा फादर ऑफ नेशन है वो आपके लिए है मैडम और विपक्ष के लिए है। मोदी की जनता से पूछो, देश की जनता से पूछो, वो फादर ऑफ नेशन कौन है इस वक्त? फादर ऑफ नेशन हमारी नजर में भगत सिंह है, जिन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया। फादर ऑफ नेशन हमारी नजर में चंद्रशेखर आजाद हैं। फादर ऑफ नेशन हमारी नजर में सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं और ऐसे ही हजारों क्रांतिकारी वो हैं हमारे फादर ऑफ नेशन, क्योंकि हमारे देश को बचाने वाले वो लोग थे। ये बकरी बांधने वाला, चरखा चलाने वाला महात्मा गांधी नहीं था। फादर ऑफ नेशन को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, शोभा देता है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। उनके लिए सम्मान है, उन्होंने जो किया वो उनके समय की राजनीति थी, ठीक है। हाँ, लेकिन सरदार पटेल के साथ जो हुआ वो तो गलत था, ये तो खुलेआम एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी वही हिटलर वाला काम कर रहे हैं? जो हिटलर जो है यहूदियों के साथ करता था, वो मोदी जी अब हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्मों के साथ कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, 5 एग्जांपल आप दीजिए डिक्टेटरशिप के और 5 एग्जांपल मैं बताता हूं कि वो डिक्टेटरशिप में नहीं है, ठीक है। अब सुनिए एग्जांपल्स। इस वक्त हम लोग इस चौराहे पर खड़ा होकर के, लुटियन जोन, देश की दिल्ली, दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस, वहां पे खड़ा होकर के आप और मैं खुलेआम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि मोदी तानाशाह है या नहीं। इससे बड़ी आपको क्या दिखेगा कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? खुलेआम हम लोग बोल, आप खड़े होकर के मुझसे सवाल कर रही हैं कि मोदी तानाशाह है और मैं जवाब दे रहा हूं कि वो नहीं है। दूसरी चीज, 20% राज्यों में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। अब एक अगर आदमी अगर तानाशाह है तो वो तो 28 राज्यों में अपने सीएम बनाएगा। तो वही तो कोशिश हो रही है, तो पकड़ी जा रही है ना। कभी इस गाड़ी में ईवीएम पकड़ा रहा है, कभी उस गाड़ी में ईवीएम पकड़ा रहा है, कभी किसी मंत्री के गाड़ी में ईवीएम पकड़ा रहा है, तभी तो चूक हो रहा है। एक छोटा सा सवाल है, कभी ममता बनर्जी को लेकर के क्यों नहीं बोलती है कि जिस जगह पे वोटिंग होती है वहां पे बम फट रहा है? ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है? जहां पे वोटिंग होती है वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ये क्यों नहीं बोला जाता है भाई? जहां पे अगर इलेक्शन हो रहा होता है तो ममता बनर्जी के गुंडे खुलेआम वहां पे आग लगा देते हैं, तब नहीं बोलती है कि आग लगाया जा रहा है। लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी के समय पे अगर ईवीएम पकड़ी जा रही है और ईवीएम पकड़ी जाने के बाद वो खबर मीडिया में आ रही है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है, तो इससे बड़ा लोकतंत्र क्या स्थापित करेगा वो आदमी? बताइए। लोकतंत्र का यही मतलब है ना कि अगर कोई व्यक्ति गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सजा होनी चाहिए। जो आदमी ईवीएम, जिस आदमी के हाथ से ईवीएम पकड़ा जा रहा है उस आदमी को सजा भी हो रही है, ये भी बोलिए मैडम। कर कहाँ रहे हैं लोकतंत्र? क्या कर रहे हैं लोग? अगर गगरी छलकत जाए कदापि नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या का पैमाना क्या है मुझे ये बताइए। इधर राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं लोकतंत्र की हो रही है, इधर अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं लोकतंत्र की हो रही है। आप इन्हें कह रही है कि ये लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मजे की बात देखिए, ये बोलते हैं आप खुद हंस रही हैं। राहुल गांधी वो बेचारा अपने बाप दादा की सीट नहीं बचा पाया, अमेठी सीट, उसको जाकर के वायनाड से सांसद ही लड़नी पड़ी, जिसका आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था। उस जगह से वो सांसद बना है और वो बताएगा कि देश में लोकतंत्र स्थापित है या नहीं। इसकी अब सुनिए, लोकतंत्र का असली मतलब क्या है कि आपका प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाकर के ना दहाड़ सकता है। इनके समय में क्या लोकतंत्र था कि भाई साहब इनका प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे खड़ा होकर के ठीक से भाषण नहीं देता। आई वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ इंडिया दिस इज नॉट समथिंग हैपनिंग गुड। वो बोल नहीं पाता था भाई, वो कनेक्ट नहीं कर पाता था इस देश की जनता से। और आज होता मैं इस देश की जनता से कहना चाहता, ये आवाज, ये बोल्डनेस है, ये है लोकतंत्र, ठीक है।